हिमाद्री तुंग शंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। नमस्कार, सत श्री अकाल साथियों। आजादी के अमृत महोत्सव के उमंग, आस्था और दृढ़ निश्चय वाले समय में हम भारत का रहने वाला हूं कार्यक्रम के माध्यम से भारत माता के स्वर्णिम रत्नों का आवाहन करके युवाओं को देश प्रेम की ऊर्जा से ओतप्रोत करने का प्रयास कर रहे हैं। हम बात करेंगे ऐसे भारतीय रत्न की जो भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय जन जन का नेता भी रहा। योग्यता की दम पर वह भारत का देश का सर्वोच्च ब्यूरोक्रेट भी चुना गया। परतंत्र राष्ट्र में उसने एक ऐसी बड़ी सेना का गठन किया और वह एक सेनापति भी रहा। जी हां साथियों, आज हम राष्ट्र के ऐसे एक हीरे की बात करेंगे जो अपनी क्षमताओं से इन सभी गरिमाओं को प्राप्त कर सका। जी हां बहनों भाइयों दोस्तों, वह कोई और नहीं, मेरे आदर्श, मेरे देश के विलक्षण बुद्धिमत्ता, राष्ट्रभक्ति के वैभव के आयाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। जी हां साथियों, आज हम नेताजी की बात करेंगे। 23 जनवरी 1897 को कटक में जन्मे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रारंभिक शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल में हुई थी। कॉलेज में अंग्रेजों के भारतीय विद्यार्थियों पर अत्याचार और पक्षपात के खिलाफ जब उन्होंने नेतृत्व संभाला तो उन्हें कॉलेज से बेदखल कर दिया गया। स्वामी विवेकानंद के संपूर्ण साहित्य का अध्ययन कर चुके युवा सुभाष चंद्र बोस के मन में राष्ट्र और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की उत्कट आकांक्षा थी। इसीलिए अन्याय के आगे झुकना उन्हें बर्दाश्त नहीं था। पिता की इच्छा और ICS परीक्षा में अंग्रेजों की मोनोपाली को देखकर उन्होंने 1919 में इंग्लैंड जाने का फैसला किया और उस समय की सबसे कठिन समझी जाने वाली ICS की परीक्षा की तैयारी की। और साथियों, गौरव की बात है कि भारतीय सुभाष चंद्र बोस ने न्यूनतम समय में अंग्रेजों की ICS परीक्षा न केवल उत्तीर्ण की बल्कि वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त किया। साथियों, जो व्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरना चाहता है वह समाज सेवा और राष्ट्र के लक्ष्य के लिए अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी ICS से शीघ्र ही इस्तीफा दे दिया। भारत लौटकर उन्हें भारतीय जनता का असीम स्नेह प्राप्त हुआ। ICS में चयन होने के बाद इस्तीफा देना उस समय की बहुत बड़ी घटना थी। भारत आकर अपना समय का सदुपयोग करते हुए नेताजी तुरंत अपने काम में जुट गए। सर्वप्रथम मुंबई जाकर महात्मा गांधी से मिले और बंगाल में दास बाबू के साथ स्वराज पार्टी के लिए काम में जुट गए। स्वराज पार्टी ने कोलकाता के महानगर पालिका का चुनाव लड़ा। दास बाबू कोलकाता के मेयर हुए और सुभाष चंद्र बोस महानगर पालिका के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाए गए। सुभाष ने तुरंत ही कोलकाता महानगर पालिका में भारतीयता का प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया था। तुरंत प्रमुख स्थानों और सड़कों के नाम बदलकर भारतीयों के नाम पर किए जाने लगे। स्वतंत्रता संग्राम में शहीदों के परिवारों को प्रमुख नौकरियां महानगर पालिका में दिया जाना शुरू कर दिया गया। विलक्षण प्रतिभा के धनी नेताजी इस समय तक भारत के सर्वमान्य नेता बन चुके थे। साइमन कमीशन का विरोध हो या डोमिनियन स्टेट की पेशकश का दमदार विरोध, नेताजी के इरादा और बुलंद आवाज को देश न केवल सुन रहा था बल्कि मान भी रहा था। अब अंग्रेज नेताजी के रूप में एक बड़े भारतीय संकट को भली भांति महसूस कर चुके थे, लेकिन बुद्धिमत्ता के साथ वीरता और उसके साथ राष्ट्र भक्ति की अदम्य भावनाएं तथा दूरदर्शिता और उस पर उच्च शिक्षा का आत्मविश्वास आसानी से हार मानने वाला नहीं था। दरअसल वह अंग्रेजों से किसी भी रूप में हार मानने वाले नहीं थे। दमन के लिए नेताजी को 11 बार जेल भेजा गया। एक बार तो बिना मुकदमा चलाए म्यांमार के एक कारागृह में अनिश्चित काल के लिए नेताजी को भेज दिया गया। फिर गंभीर बीमारी पर उन्हें रिहा किया गया। दरअसल अंग्रेज समझ गए थे कि यदि नेताजी की जेल में मृत्यु होती है तो भारत की जनता को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। भारतीयों के धैर्य का समुद्र सारी सीमाएं लांघकर सैलाब बन जाएगा। इस मजबूरी में उन्हें रिहा किया गया। अब अंग्रेजों ने नेताजी को भारत के बाहर रखने की योजना बना ली थी। उन्हें 1933 में यूरोप इलाज के बहाने भेजा गया, लेकिन नेताजी यहां भी कहां शांति से बैठने वाले थे। उन्होंने इटली के नेता मुसोलिनी से बात की तथा भारतीय स्वाधीनता के लिए सहयोग मांगा।
1936 में भारत लौटने पर उनकी सक्रियता जारी रही। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की आहट सुनाई दे रही थी, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तय कर लिया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब अंग्रेज विश्व युद्ध के अपने सहयोगियों के साथ युद्ध में शामिल होंगे तो इस स्थिति को में सबसे कमजोर होंगे और ऐसे में दुश्मन पर प्रहार करना आसान भी होगा और कारगर भी होगा। इस विचार के कारण न केवल उन्हें इस विचार के कारण न केवल उन्हें राजनीतिक विरोध सहना पड़ा, बल्कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद भी उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यहां पुनः जेल भेजे जाने के बाद आमरण अनशन के उपरांत उन्हें मुक्त किया गया, पर उनके घर पर पहरा लगाकर उन्हें नजरबंद कर दिया गया। अंग्रेजों की सीआईडी को चकमा देकर नेताजी एक दिन यहां से निकलने में सफल हुए तथा कोलकाता से पेशावर होते हुए काबुल पहुंचे। वेश बदलकर यहां से बढ़ते हुए जर्मन और इटालियन दूतावासों की सहायता से मॉस्को होते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए। बर्लिन में नेताजी की मुलाकात एडोल्फ हिटलर से हुई और हिटलर नेताजी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ और उसने द्वितीय विश्व युद्ध में अपने अलायंस एक्सिस अलायंस के माध्यम से भारतीय स्वाधीनता के लिए पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। दरअसल विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली और जापान एक्सिस अलायंस में थे, वहीं अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और तत्कालीन सोवियत यूनियन अलाइड पावर के रूप में युद्ध लड़ रहे थे। नेताजी का दूरदर्शी तथा अंग्रेजों को हिला देने वाला अत्यधिक रणनीतिक प्लान यह था कि एक्सिस अलायंस के सहयोग से भारतीय अंग्रेजों पर हमला करें और युद्ध के माहौल में उन्हें परास्त कर देश से बाहर निकालें। हिटलर ने जापान के माध्यम से युद्ध में सहयोग का आश्वासन दिया। एक जर्मन पनडुब्बी के माध्यम से नेताजी इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा पहुंच गए। यहां जापान का कब्जा था। यहां से टोक्यो जाकर नेताजी जापान के प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो से मिले। नेताजी ने जब मुलाकात की तो जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो बहुत अधिक प्रभावित हुए और उन्होंने झटपट से पूर्ण सहयोग देने की बात, भारतीय स्वाधीनता के लिए जापानी पूर्ण सहयोग देने की बात कही। सिंगापुर और जापान में युद्ध चल रहा था। सिंगापुर में जो जापान से युद्ध था उस समय विश्व युद्ध के समय चल रहा था। उस समय अंग्रेजों की सेना में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक लड़ रहे थे और जापान ने इस युद्ध में सिंगापुर को पराजित कर लिया था और भारत की बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में भारतीय सैनिकों को युद्ध बंदी बना लिया था। नेताजी ने जापान के प्रधानमंत्री से बात करके लगभग 45,000 भारतीय युद्धबंदी सैनिकों को न केवल रिहा कराया अपितु उन्हें आजाद हिंद फौज में शामिल किया। आप कल्पना करें कि वह व्यक्ति कितना बड़ा देशभक्त और कितना बड़ा बुद्धिमान रणनीतिक व्यक्तित्व रहा होगा जिसने एक परतंत्र देश से निकलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध खड़ा कर दिया और जापान और जर्मनी जैसे राष्ट्रों से अपने दम पर, जी हां, अपने दम पर सहयोग प्राप्त करके पूरी सेना का गठन कर लिया। विश्व के इतिहास में यह एकमात्र घटना है जहां एक परतंत्र देश का व्यक्ति अपनी राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त करता है, पूरी सेना तैयार करता है और युद्ध में शामिल होता है। धन्य है राष्ट्र, धन्य है ऐसे राष्ट्रवीर। नेताजी की आजाद हिंद फौज और उसकी महिला ब्रिगेड, झांसी की रानी रेजिमेंट बर्मा के रास्ते अंग्रेजों के शासन वाले भारत में युद्ध के लिए प्रवेश कर गई थी। युद्ध पूर्वी क्षेत्र में अंग्रेजी, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र भारत का है, वहां अंग्रेजी सेना से भीषण युद्ध आजाद हिंद फौज का शुरू हुआ। इसके पश्चात उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तथा अंडमान निकोबार में नेताजी की आजाद हिंद फौज ने भारतीय तिरंगा लहराने में सफलता भी प्राप्त कर ली थी। अंग्रेज अवाक थे, बुरी तरह हिल चुके थे। शायद समझ में भी नहीं आ रहा था अंग्रेजों को कि इतनी बड़ी रणनीतिक पहल आखिर कैसे कोई हिंदुस्तानी कर सकता है। लेकिन नियति को शायद यह सफलता मंजूर नहीं थी। मौसम की मार और बीमारियों का कहर तथा जापान पर अमेरिकी परमाणु हमले के कारण आजाद हिंद फौज इसके आगे के अपने युद्ध अभियान पूरे नहीं कर सकी। लेकिन भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा थे, वे सब
रास्ता जान चुके थे विद्रोह का, वे सब रास्ता जान चुके थे राष्ट्रभक्ति का। और उसके बाद लगातार भारतीय सैनिकों ने जो अंग्रेजी सेना के लिए काम कर रहे थे, विद्रोह करना और देशभक्ति दिखाना, आजाद हिंद फौज के रास्ते देश के लिए लड़ना शुरू कर दिया था। दरअसल उस समय अंग्रेजी सेना में 25 लाख भारतीय सैनिक थे और मात्र 40,000 ब्रिटिश सैनिक उन पर नियंत्रण करते थे। जब आजाद हिंद फौज का विकल्प भारतीयों को मिला, तब अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी कर्तव्य की भावना से ओतप्रोत सैनिक भारतीयता की एक बाढ़ में आकर लगातार अपनी मातृभूमि के लिए अपना समर्पण करने के लिए तैयारी में जुट गए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तेजी से अंग्रेजों के हाथ से भारतीय सेना खिसक रही थी। ब्रिटिश सैनिक बढ़ा नहीं सकते थे क्योंकि विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन में सेना और यहां भेजने में, संसाधन को यहां भेजने की ताकत उन्हें बची नहीं थी। भारतीय नौसैनिक, वायु सैनिक लगातार स्वाधीनता की तरफ आगे बढ़े और ऐसे में पूर्ण स्वराज देने के अलावा कोई विकल्प अंग्रेजों के पास नहीं बचा। 1947 आते आते यही स्थितियां बन गई थी। साथियों, मैं नमन करता हूं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूं भारत मां को और भारत मां के ऐसे विलक्षण सपूत को। साथियों, मेरा युवाओं से आह्वान, नेताजी के व्यक्तित्व का मनन करें, उनसे सीखें, उनके पद चिन्हों पर चलना शुरू करें। अंग्रेज अपनी बुद्धिमत्ता, शिक्षा दीक्षा और अंग्रेजी के डिंडोरे पीटते थे। नेताजी ने आईसीएस की परीक्षा न्यूनतम समय में पास करके चौथी रैंक हासिल करके बता दिया कि वह उस दिशा में अंग्रेजों पर भारी है। फिर परतंत्र राष्ट्र का प्रतिनिधि कहां अंतरराष्ट्रीय राजनयिक संबंध स्थापित कर सकता है, ये भूल अंग्रेजों को थी। नेताजी ने अपने बलबूते पर अपने स्वाधीन भारत के लिए फ्रांस, जापान, सिंगापुर, इटली सहित 11 राष्ट्रों की मान्यता स्वाधीन राष्ट्र को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। जी हां, विश्व के ये सब राष्ट्र मिलाकर, यूरोपियन कंट्रीज को मिलाकर 11 राष्ट्रों ने सुभाष चंद्र बोस के स्वाधीन राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की थी। यह कूटनीति और विदेश नीति की विलक्षणता इतिहास में बहुत ही दुर्लभ रूप में दिखाई देती है। एक तरफ बार बार जेल भेजे जाने और नजरबंद किए जाने के बाद भी वह पुनः अपने राष्ट्रीय कर्म में लग जाते थे। यह दिखाता है उनकी दृढ़ निश्चयता और हिमालय सी निश्चय की ऊंचाइयां दिखाई देती है। युद्धबंदियों को छुड़ाकर उन्हें बिना किसी संसाधन या बजट के आजाद हिंद फौज के रूप में एकत्रित करना उनकी असीम संगठनशीलता और नेतृत्व क्षमताओं को दिखाता है। और जिस तरह बर्मा के रास्ते उन्होंने कूच किया और आगे बढ़े, वह उनकी युद्धशीलता और युद्ध कौशल को दर्शाता है। जिस प्रकार भारत के सर्वमान्य नेता और जन जन के चहेते बने, यह उनकी व्यक्तित्व में लोगों की आस्था और उनकी समाजशीलता को प्रतिबिंबित करता है। उनके दिए हुए नारे जय हिंद का जिस प्रकार आज भारत के सभी वर्दीधारी बल और अन्य सभी जन उद्घोष करते हैं, यह नेताजी की जनता से जुड़ने की और जनता की भावनाओं की सटीक परख करने की उनकी क्षमताओं को दिखाता है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हम सब एक बार फिर नेताजी का आदर्श लें, संगठित हों, उठ खड़े हों। हम भी उस भारत भूमि की संतान हैं जिस भूमि ने नेताजी जैसे सपूत पैदा किए हैं। अपनी क्षमताओं को पहचाने, राष्ट्र निर्माण में प्राण से, तन मन धन से जुट जाएं, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने राष्ट्र का चिंतन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।